Hi nurses, Navkiran this side. How you doing? I hope you will be doing good. And आप अपने आने वाले काफी सारे एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे होंगे, करनी भी चाहिए क्योंकि यहीं से तो हमारा करियर स्टार्ट होता है। चाहे वो नॉरसेट हो, चाहे वो एनक्लेक्स आरएन हो, चाहे वो सीबीटी हो या डीएचएमओएच हो, कोई ना कोई रजिस्ट्रेशन या जॉब का एंट्रेंस क्रैक करके ही तो हमें जॉब मिलेगी ना। लेकिन इन एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करनी भी उतनी ही जरूरी है। तो चलिए आज हम हिंदी में डिस्कस करेंगे सबसे डिफिकल्ट सिस्टम। एक्चुअली ये डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है क्योंकि शायद हमने कभी अपनी खुद की लैंग्वेज में इतना कंफर्टेबली इस सिस्टम को समझा ही नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की। तो चलिए आज मेरी लैंग्वेज में सीखते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बेसिक्स के बारे में। और यकीन मानिए, कभी भी आपको किसी भी सिस्टम की एनाटॉमी पता है ना, तो फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से समझ आएगी। अगर फिजियोलॉजी क्लियर है यानी कि नॉर्मल क्लियर है तो एबनॉर्मल समझ पाएंगे। अगर एबनॉर्मल क्लियर है तो नर्सिंग डायग्नोसिस बना पाएंगे। अगर नर्सिंग डायग्नोसिस बना पाएंगे तभी तो उसमें प्रायोरिटी करेंगे। और अगर नर्सिंग डायग्नोसिस बना के प्रायोरिटी करके इम्प्लीमेंटेशन कर दी तो लीजिए, बन गए आप एक अच्छे नर्स। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, जिसमें इनिशियली मैं बात करूंगी द लेयर्स ऑफ द हार्ट के बारे में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द हार्ट, एंड ऑल्सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट एंड मेनी मोर अदर थिंग्स, जैसे कि बीपी कंट्रोल कैसे होता है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ह्यूमन हार्ट है ये एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हॉलो है, मतलब खाली है, ये भरा हुआ ऑर्गन नहीं है। तो हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है जो हर टाइम काम करता रहता है। इट्स लाइक अ पंपिंग मशीन जो कि आपकी पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करती है। अब अगर हम बात करें हार्ट का एक ग्रॉस स्ट्रक्चर जो हमारी आंखों के सामने आता है, राइट, जो इसका ऊपर वाला हिस्सा आप देख रहे हैं जो कि ज्यादा चौड़ाई में है, उस हिस्से को हम लोग बोलते हैं द बेस ऑफ द हार्ट। और जो नीचे वाली नोच यानी कि छोटा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, द टेपर्ड एंड, दैट इज कॉल्ड एज द एपेक्स ऑफ द हार्ट। कभी भी आप हार्ट बीट सुनते हैं तो एपिकल हार्ट रेट आप सुनते हैं ना, वो एपिकल हार्ट रेट हम बिटवीन 4th एंड 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे सुनते हैं। ये वही जगह होती है जहां पे एपेक्स ऑफ द हार्ट आता है। और एक चीज ऐड करती हूँ, एपिकल हार्ट रेट हमेशा 1 फुल मिनट के लिए सुना जाता है और न्यू बॉर्न में हम लोग एपिकल हार्ट रेट ही देखते हैं। एडल्ट में भी एपिकल हार्ट रेट देख सकते हैं, जैसे कि जब आप डाइजॉक्सिन जैसी मेडिसिन देने लगते हो तो एपिकल हार्ट रेट देख के ही ये मेडिसिन दी जाती है। चलिए बैक टू द पॉइंट्स। तो बेसिकली जब भी आप हार्ट की एनाटॉमी की बात करते हैं तो हार्ट जो है, सबसे पहली चीज इसकी 3 लेयर्स होती हैं। जो इसकी सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं एपिकार्डियम। इसकी मिडल वाली लेयर को हम लोग बोलेंगे मायोकार्डियम। अगर सच में बताऊं तो मायोकार्डियम हार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि यही वो एक्चुअल लेयर है जिसमें के हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके हमारी पूरी बॉडी को ब्लड देता है, क्योंकि मायो स्टैंड फॉर द मसल्स। तो ये जो लेयर है हार्ट की, इट इज टोटली मेड अप ऑफ मसल्स। तो यही कॉन्ट्रैक्टिंग सिस्टम है पूरे का पूरा हार्ट का। और जो तीसरी यानी कि सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं एंडोकार्डियम। एंडो माने अंदर, कार्डियम स्टैंड्स फॉर द हार्ट। तो एंडोकार्डियम सबसे अंदर वाली लेयर है और एंडोकार्डियम से ही जितनी भी हार्ट की वॉल्व्स है और इनर स्ट्रक्चर जितने भी मैं आगे चल के आपको टीच करूंगी तो वो इससे ही बनते हैं, एंडोकार्डियम से। आपने कभी रूमेटिक हार्ट डिसीज नाम की बीमारी के बारे में सुना है? आई होप आपने सुना होगा। अगर नहीं सुना तो आप सेकेंड ईयर में मेडिसर्ज में जरूर इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये बीमारी एंडोकार्डाइटिस की ही होती है, यानी कि जब एंडो लेयर जो हार्ट की होती है उसकी इंफ्लेमेशन हो जाती। चलिए आगे मैं आपको बताऊंगी पेरिकार्डियल सैक के बारे में। देखिए पेरिकार्डियल सैक क्या होता है। बेसिकली हमारे ऑलमोस्ट हर ऑर्गन को ऊपर वाले में प्रोटेक्ट करने के लिए आसपास में एक लेयर दी होती है, एक तरह का सैक दिया होता है टू बी प्रिसाइज, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का फ्लूइड होता है। अब हार्ट के आसपास में भी पेरिकार्डियम होता है। अब पेरिकार्डियम की ना मान लीजिए 2 लेयर्स हैं। वन इज विसरल पेरिकार्डियम जो कि हार्ट के साथ अटैच है, एंड वन इज पेराइटल पेरिकार्डियम जो कि बाहर की तरफ है। विसरल और पेराइटल पेरिकार्डियम के बीच में फ्लूइड होता है जिसको हम लोग पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। अब इसका अमाउंट देखें तो 5 to 20 ml होता है। हम सब लोगों को पता है कि हार्ट हर टाइम बीट करता है, धड़कता है। अगर इसके आसपास में फ्लूइड नहीं होगा तो शायद हार्ट के आसपास
आपस में फ्रिक्शन यानी कि रगड़ लग जाएगी, जिसकी वजह से हर्ट को इंजरी हो सकती है। वैसे भी कोई एक्सटर्नल ब्लो होता है, ट्रॉमा होता है, उससे भी ये जो फ्लूइड होता है वो हमारे हर्ट को प्रोटेक्ट करता है और हर्ट को वैसे भी मॉइस्चराइज रखने में हेल्प करता है। तो कई बार इस सैक में भी इंफेक्शन हो जाता है या इस सैक में जो फ्लूइड है उसका अमाउंट ज्यादा हो जाता है, तो पेरिकार्डाइटिस भी हो सकता है। और इसके साथ साथ कार्डियक टेम्पोनेट नाम की भी कंडीशन हो सकती है, जिसमें ये फ्लूइड 20 ml से ज्यादा हो जाता है। ओके, तो ये भी डिसीजेस हम लोग आगे चल के पढ़ सकते हैं जब हम मेडिकल सर्जिकल पढ़ेंगे। तो उसके बाद जो हमारे पास जो समझने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमें लेयर तो समझ में आ गई, अब चलिए बात करते हैं हार्ट के अंदर क्या है। जो मतलब एंडोकार्डियम की हम लोग बात कर रहे थे कि हार्ट के अंदर वाली साइड में ऐसा क्या है। देखिए, जो हमारा हार्ट होता है ना, इसके दो साइड्स इमेजिन कीजिए, वन इज अ राइट साइड, वन इज अ लेफ्ट साइड। ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। तो राइट साइड ऑफ द हार्ट हो गया और एक लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट हो गया, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। अब जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट होता है और राइट साइड ऑफ द हार्ट होता है, इन दोनों को सेपरेट करता है सेप्टम। जी हाँ, एक दीवार है जिसको हम लोग बोलते हैं सेप्टम, जो कि हार्ट को लेफ्ट साइड और राइट साइड में डिवाइड करता है। अब आप ये इमेजिन कीजिए कि लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट जो है उसको भी हम लोग दो चैम्बर्स में डिवाइड करते हैं, एक नीचे होती है चैम्बर, एक ऊपर होती है। सिमिलरली जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है उसको भी हम दो चैम्बर्स में डिवाइड करते हैं, एक नीचे होता है चैम्बर और एक ऊपर होता है, राइट। तो इन चैम्बर्स को जो चीज डिवाइड करती है उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्व्स, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स, राइट। तो हार्ट के लेफ्ट और राइट सिरे को जो सेपरेट करता है उसको हम लोग बोलेंगे सेप्टम, जबकि जो हमारी ऑरिकल्स यानी कि एट्रिया को वेंट्रिकल से सेपरेट करेगा, ऊपर वाले चैम्बर को एट्रिया बोलते हैं और नीचे वाले चैम्बर्स को वेंट्रिकल बोलते हैं। जैसे लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, तो उनको जो सेपरेट कर रहा है दीज आर द वॉल्व्स। अब आपको अपने दिमाग में इन वॉल्व्स का नाम याद रखना है। जो राइट साइड में वॉल्व जो है डिवाइड कर रही है राइट एट्रियम को राइट वेंट्रिकल से, उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। और जो लेफ्ट चैम्बर को डिवाइड कर रहा है इनटू द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, उसको हम लोग बोलते हैं मिट्रल वॉल्व। ओके, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व, मिट्रल वॉल्व। ओके, तो ये दो वॉल्व्स होती हैं जो कि हमारे राइट और लेफ्ट एट्रिया को राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल से डिवाइड करती हैं। ओके, तो आई थिंक यहां तक तो हमें बहुत क्रिस्टल क्लियर हो गया। अभी तक हमें ये समझ आ गया कि लेफ्ट साइड होती है, राइट साइड होती है और कैसे वो अलग अलग चैम्बर्स में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। यहां तक हमें क्लियर है। अब चलिए हम लोग आते हैं हमारे हार्ट के अंदर, और अंदर कैसे घुसेंगे? अंदर घुसेंगे भाई इंफीरियर वेना केवा से और सुपीरियर वेना केवा से। अब ये वेना केवा क्या होता है? आपकी बॉडी की एक बड़ी वेन को हम लोग वेना केवा बोलते हैं। जैसे जो वेना केवा है वो फर्दर वेन्स में डिवाइड होती है और वेन्स फर्दर वेन्यूल्स में डिवाइड होते हैं। और जो वेन्स होती है ना, जो वीनस सिस्टम होता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। आपको हरे हरे रंग की वेन्स दिखाई दे रही हैं, इनका ऐसा कलर इसलिए है क्योंकि इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। तो हमारी लोअर बॉडी से एक बड़ी वेन निकलती है जो कि हमारी लोअर बॉडी का सारा वीनस ब्लड कलेक्ट करके हमारे राइट एट्रियम में डालती है। जो राइट साइड ऑफ द हार्ट होता है ये आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा होगा क्योंकि इसमें वीनस ब्लड आता है। आपकी पूरी बॉडी का जितना भी वीनस ब्लड है वो राइट साइड ऑफ द हार्ट कैरी करता है और जितना ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट साइड कैरी करता है। तो राइट साइड ऑफ द हार्ट से ही हार्ट को समझना शुरू करते हैं। तो नीचे से मेरी बॉडी में से ब्लड लेके आ रहा है इंफीरियर वेना केवा, जबकि ऊपर की बॉडी में से कलेक्ट करके लेके आ रहा है सुपीरियर वेना केवा। अब सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा कहाँ ओपन हो रहे हैं? इनटू द राइट एट्रियम। ये मेरा राइट हैंड है और राइट साइड ऑफ द हार्ट के अपर सेगमेंट को हम लोग राइट एट्रियम बोलते हैं और वहीं पे हमारा सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा ओपन हो रहे हैं, ठीक है। और ये दोनों ब्लड पॉर करेंगे इनटू द राइट साइड ऑफ द हार्ट। चलिए, अब राइट एट्रियम जो है, राइट एट्रियम के बिल्कुल नीचे क्या है? राइट वेंट्रिकल। अब जैसे ही राइट एट्रियम में ब्लड आया तो हमारे पास है 1 2 3 ट्राइकस्पिड वॉल्व। मैं यहाँ पे डायग्राम में आपको ट्राइकस्पिड वॉल्व शो कर रही हूँ। ओके, तो जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो यूं नीचे की तरफ ओपन होती है जैसे ही हमारा राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो जैसे ही हमारा राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो नीचे की तरफ ओपन होगी और जितना भी राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट। अगर आप डायग्राम में देख रहे हैं तो राइट वेंट्रिकल में एक ब्लड वेसल ओपन हो रही है। उस ब्लड वेसल को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ओके, ये पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल
वेंट्रिकल में ओपन होती है। और ये इसका काम क्या होता है, जैसे ही हमारी राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो दो चीजें याद रखना। नंबर वन, हमारी ट्राइकस्पिड वॉल ढंग से क्लोज हो जाएगी, क्योंकि जो ब्लड एक बारी राइट वेंट्रिकल में आ जाता है वो वापस राइट एट्रियम में नहीं जाना चाहिए। अगर राइट एट्रियम में वापस जाता है तो वो डिसीज होती है। इसका मतलब है कि आपकी वॉल्व अच्छे से काम नहीं कर रही। तो हमारी वॉल्व एकदम से ऐसे क्लोज हो जाती है जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। लेकिन वो ब्लड फिर जाएगा कहां अगर राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? ये सारे का सारा ब्लड आपका राइट वेंट्रिकल डालता है इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। तो इफ दिस इज द राइट चैम्बर, तो राइट चैम्बर ने क्या किया, राइट वेंट्रिकल ने क्या किया, पूरे का पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें डाल दिया, पल्मोनरी आर्टरी में। और कोई रास्ता भी नहीं है ना, ट्राइकस्पिड वॉल तो बंद हो चुकी है, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी में ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी एक बात है जो याद रखने वाली है, पल्मोनरी आर्टरी जहां से ओपन होती है इनटू द राइट वेंट्रिकल, भैया हमारी नेचर ने वहां पे भी ट्राइकस्पिड वॉल्व लगाई है, लेकिन इस वॉल्व का नाम होता है पल्मोनिक वॉल्व। बेसिकली ये वॉल्व भी ट्राइकस्पिड होती है। ट्राइकस्पिड का मतलब समझते हो, 1 2 3 फ्लैप्स, तो 3 फ्लैप्स वाली वॉल्व होती है ये भी। तो इसका ना अंदर कोई खुलता है इसका फ्लैप, ठीक है। तो एक बारी जो ब्लड होता है वो पल्मोनरी आर्टरी में चला गया ना, तो उसके बाद जब राइट वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा है ना, तो वो ब्लड वापस राइट वेंट्रिकल में नहीं आ सकता, क्योंकि पल्मोनरी वॉल्व भी क्लोज हो जाती है धम से, एकदम से। जब एक बार ब्लड चला गया पल्मोनरी आर्टरी में, उसके बाद वो वापस राइट वेंट्रिकल में नहीं आएगा। अगर वापस आता है, अगेन दिस इज अ डिसीज कंडीशन जिसमें कि आपकी पल्मोनरी वॉल में प्रॉब्लम है। ओके, तो अब ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी इस ब्लड को लेके जाएंगी, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें हमको ऑक्सीजन ऐड करनी है। तो आप देखिए जहां से आपको एओर्टा दिखाई दे रही है उसके नीचे ये पल्मोनरी आर्टरी दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है। इफ यू कैन सी डायरेक्टली इनटू द डायग्राम, तो पल्मोनरी आर्टरी आगे चल के दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है। अब इसकी एक ब्रांच जो है उसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, और ये ब्लड लेके जा रही है लेफ्ट लंग में। एक ब्रांच है राइट पल्मोनरी आर्टरी जो ब्लड लेके जा रही है राइट लंग में। ओके, तो इसकी दो ब्रांचेस होगी क्योंकि हमें दो लंग्स होते हैं। तो बेसिकली क्या काम होगा पल्मोनरी आर्टरी का, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ लेके जाना। जी हाँ, एब्सोल्युटली करेक्ट, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज आप सोच रहे होंगे कि मैम ये तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं उसको तो वेन नहीं बोलते, आप इसको पल्मोनरी आर्टरी क्यों बोल रहे हो? भैया इसके पीछे भी रीजन है। पल्मोनरी आर्टरी हम उसको इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इट इज टेकिंग ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। एनी ब्लड वेसल दैट इज टेकिंग ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट इज कॉल्ड एज एन आर्टरी, एंड दिस इज अ single vein of your body which is carrying the blood away from the heart. That is why this is called as pulmonary आर्टरी। ओके, यही रीजन है, बस और कोई नहीं है। ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ही कैरी कर रही है। खैर, ये ब्लड लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में लेके जाती है, और लंग्स जो होते हैं हमारे उसमें ऑक्सीजन ऐड करते हैं ब्लड में, और फिर ये ब्लड जो है वो रिटर्न होके वापस हमारे हार्ट में आएगा, क्योंकि हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में पंप करना होता है ना, तो इस वजह से हार्ट को वापस भी तो ब्लड चाहिए ना। तो जैसे लंग्स इसमें ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं, तो वो ब्लड जो होता है वो लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरीज, आपको 4 दिखाई दे रही होंगी डायग्राम में, एंड दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जो लेफ्ट साइड से आ रही है वो भी 2 पल्मोनरी वेन्स होती हैं, और जो राइट साइड से आ रही है वो भी 2 पल्मोनरी वेन्स होती हैं। अब फिर से आप बोलोगे मैम ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, इनको वेन क्यों बोल रहे हो? जी हाँ, फॉर द सेम रीजन, यू गेस इट राइट। एक्चुअली जो भी कोई वेसल हार्ट की तरफ ब्लड लेके आती है उसको हम लोग वेन बोलते हैं, और जो हार्ट से अवे लेके जाती है उसको आर्टरी। तो यहाँ पे जो पल्मोनरी वेन्स है वो ब्लड दे आर कैरिंग टुवर्ड्स द हार्ट, ऑल्दो ऑक्सीजनेटेड, लेकिन इसीलिए इनको हम लोग पल्मोनरी वेन्स बोलते हैं। और ये 4 होंगी, 2 आएंगी लेफ्ट तरफ से, 2 आएंगी राइट तरफ से। ओके, और ये जो ब्लड वेसल्स हैं 4 की चारों, ये कहाँ पे ओपन होती है? जी हाँ, लेफ्ट एट्रियम में। तो जैसे ही ये चारों की चारों पल्मोनरी वेन्स खुलती हैं इनटू द लेफ्ट एट्रियम, तो लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब आप गेस कीजिए कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को कौन सेपरेट कर रहा है? बताया था आपको, एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस इज अ मिट्रल वॉल्व। अब जो मिट्रल वॉल्व होती है ना, वो बाइकस्पिड वॉल्व है। बाइकस्पिड का मतलब इसकी 2 ही फ्लैप्स होती हैं, जैसे बाकी सबकी 3 फ्लैप्स थी, पल्मोनरी आर्टरी की भी, पल्मोनिक वॉल्व की भी 3 फ्लैप्स थी, और ट्राइकस्पिड वॉल्व की भी
3 ही फ्लैप्स थी। तो यहाँ पे जो फ्लैप्स आपको मिलेंगी वो कितनी मिलेंगी आपको? 2 फ्लैप्स मिट्रल वॉल की, और ये नीचे की तरफ ओपन होगी। तो जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम से कहाँ आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब टर्न है लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने की। जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पूरे का पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में डाल रहा है? एओर्टा में। एओर्टा आपकी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी होती है और ये खुलती है इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसका काम क्या होता है? आपकी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाना। जी हाँ, यही आपकी ऑक्सीजन वाली पाइप है एक तरह से, राइट? तो आपके सेल वेट कर रहे होते हैं कि कब हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। तो वो ब्लड सप्लाई कहाँ से जा रही है? एओर्टा के थ्रू जा रही है। तो एओर्टा क्योंकि ओपन है इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑब्वियसली ये भी एक वॉल्व कैरी करती है। तो एओर्टा की ओपनिंग पे जो वॉल्व होता है उसको हम लोग एओर्टिक वॉल्व बोलते हैं। तो ये जो एओर्टिक वॉल्व होता है, अगेन ये ट्राइकस्पिड होगा। अब यहाँ पे देखिए ना कितना आसान है याद करना। सिर्फ एक ही ऐसी वॉल्व है जो बाइकस्पिड है, बाकी की तीनों वॉल्व्स जो हार्ट में होती हैं वो ट्राइकस्पिड ही होती हैं। तो एओर्टिक वॉल्व भी ना अंदर की तरफ खुलती है, और ब्लड गया एओर्टा में तो वो वापस कभी भी लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल क्योंकि रिलैक्स होता है कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, कायदे से तो पूरे का पूरा ब्लड वापस आ जाना चाहिए इफ देयर विल बी नो वॉल्व, लेकिन वॉल्व है और वो क्लोज हो जाती है जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स होता है। तो पूरे का पूरा ब्लड एओर्टा से होता हुआ, आप देख रहे हो डायग्राम में, फर्दर एओर्टा में से ब्रांचेस निकलती हैं, कैरोटिड आर्टरीज एंड ऑल, एंड ये हमारी अपर बॉडी और लोअर बॉडी को ब्लड सप्लाई देता है। सो दिस इज हाउ द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द हार्ट गोज। अब आप सोच रहे होंगे मैम आप बोल रहे थे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, व्हाट इज दिस? देखिए हार्ट का एक अपना पंपिंग सिस्टम होता है। हार्ट का काम ही क्या है? पंप करना ना ब्लड को। तो हार्ट में एक वॉल, एक नोड होती है विच इज कॉल्ड एज एसए नोड। बेसिकली इसको हम पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी बोलते हैं, राइट? जो एसए नोड है ये बेसिकली क्या होता है? ये एक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है जो कि खुद ब खुद करंट जनरेट करता है। कभी आपका एग्जामिनर पूछे ना कि ऐसे नोड कहाँ पे सिचुएटेड है, तो आप बताइए अपने एग्जामिनर को कि राइट एट्रियम में ऐसे नोड होती है। और कहाँ पे होती है? जहां से सुपीरियर वेना केवा एंटर हो रही है, जस्ट एट द एंट्री ऑफ सुपीरियर वेना केवा आपकी जो ऐसे नोड है वो सिचुएटेड है। और ऐसे नोड कितना करंट जनरेट करती है? ये इतना करंट जनरेट करती है कि 1 मिनट में 60 से 100 बार आपका हार्ट बीट जो है वो हो जाए। तो इसमें इतनी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी होती है कि 1 मिनट में आपका हार्ट जो है वो ऐसे नोड की वजह से 60 से 100 बारी धड़क सकता है, राइट? एंड ऐसे नोड के नीचे, क्योंकि ये जो अब मैं डायग्राम दिखा रही हूँ उसमें कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट दिख रहा है आपको, राइट? आप ना जो एरोज लगे हुए हैं इस डायग्राम में उनको फॉलो करते जाइए। ऐसे नोड से जो करंट है, एक तो वो करंट भाई इनरवेट करता है हमारी एट्रिया को, स्टिमुलेट करता है टू कॉन्ट्रैक्ट, है ना? और कुछ पार्ट ऑफ दिस करंट इज गॉन टू द नेक्स्ट लेवल विच इज कॉल्ड एज एवी नोड। तो पहले हमारे पास ऐसे नोड हुआ, ऐसे नोड ने करंट जनरेट किया तो हमारे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए, लेकिन इस करंट का कुछ हिस्सा उसने नेक्स्ट अपने कंडक्शन सिस्टम के नेक्स्ट पॉइंट को दे दिया विच इज एवी नोड। अब जो एवी नोड होती है उसका क्या काम होता है? एवी नोड का काम होता है करंट को नीचे देना वेंट्रिकल्स में, ओके? तो एवी नोड, लेकिन ये एवी नोड का एक और भी काम होता है, ये करंट को थोड़ी देर के लिए अपने पास होल्ड भी करके रखती है। जब आप मेरी ईसीजी की वीडियो देखोगे ना, फिर उसको देख के आपको समझ आएगा क्यों पीआर सेगमेंट स्ट्रेट होता है और बिल्कुल उसमें कोई फ्लक्चुएशन दिखती नहीं है। तो जो एवी नोड होता है ना, वो करंट को कुछ टाइम के लिए अपने पास होल्ड करके रखेगा और फिर करंट को नीचे की तरफ छोड़ेगा। एवी नोड के पास करंट गया, आगे हमारे पास बंडल ऑफ हिज आता है, जो कि मतलब एक कह लो कि एक मोटा सा आपको येलो कलर का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बंडल ऑफ हिज। और फर्दर जो बंडल ऑफ हिज है, इट विल बी डिवाइडेड इनटू बंडल ब्रांचेस विच कुड बी लेफ्ट बंडल ब्रांच एंड राइट बंडल ब्रांच। और ये जो 2 बंडल ब्रांचेस है आगे चल के छोटे छोटे फाइबर्स में कन्वर्ट हो रही है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ज्यादातर जो कंडक्टिव सिस्टम का पार्ट है दैट इज इनटू द वेंट्रिकल्स, और होना भी चाहिए क्योंकि एट्रिया ने तो कॉन्ट्रैक्ट करके सिर्फ वेंट्रिकल्स को ही ब्लड देना होता है, लेकिन वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करके पूरी बॉडी में ब्लड देना होता है, तो उनको स्टिमुलेशन ज्यादा चाहिए होती है, ओके? अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आती है दैट इज कॉरोनरी आर्टरीज, ओके? तो चलिए अब इसके बारे में देखते हैं। तो जो हमारा हार्ट है, देखिए क्योंकि ये सारी हमारी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, लेकिन इसको खुद भी तो ब्लड सप्लाई चाहिए ना, बल्कि दूसरे ऑर्गन से ज्यादा ही
सप्लाई चाहिए, क्योंकि हर टाइम इसने काम करना होता है। तो हमारे हार्ट को जो ब्लड सप्लाई देती है, एक तो होती है हमारे पास राइट मेन कोरोनरी आर्टरी, जो कि ऑफ कोर्स राइट साइड ऑफ द हार्ट को ब्लड देती है। एक हमारे पास होती है लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी, जिसकी आगे चल के मेजर 2 ब्रांचेस होती हैं। वन इज लेफ्ट एंटेरियर डिसेंडिंग, जो कि एंटेरियर पोर्शन ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट को सप्लाई करती है, एंड सेकंड होती है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। जो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है वो काफी हिस्सों को ब्लड सप्लाई जो है वो करती है, जैसे कि लेफ्ट एट्रियम एंड लेटरल एंड पोस्टीरियर सर्फेसिस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेकिन इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि इनमें से किसी भी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने की वजह से प्लाक फॉर्मेशन होता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज। और अगर जो प्लाक है उसका साइज इतना बड़ा हो जाए कि 75% से ज्यादा किसी भी कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर दे, तो उस केस में कई बार आपके पेशेंट को मायोकार्डियल इंफाक्शन भी हो सकता है। एमआई का मतलब क्या होता है? कोई भी एक मेन आर्टरी जो है वो ब्लॉक हो गई बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल प्लाक, और जिस एरिया को वो ब्लड सप्लाई कर रही थी उस एरिया को ब्लड सप्लाई नहीं मिला। एंड टू टेल यू स्टूडेंट्स, अगर किसी भी एरिया को ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है हमारी बॉडी में, तो उस एरिया का नेक्रोसिस हो जाता है, इंफाक्शन हो जाता है। एग्जैक्टली अगर मायोकार्डियम में किसी भी एरिया का इंफाक्शन हो रहा है क्योंकि जो आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही थी उसकी ब्लॉकेज हो चुकी है, इसी डिसीज को हम लोग बोलते हैं मायोकार्डियल इंफाक्शन और हार्ट अटैक। ओके, तो इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जो हम इस चैप्टर में सीख सकते हैं, जैसे कि जो नॉर्मल हार्ट रेट होता है दैट इज बिटवीन 60 to 100। 60 से नीचे होगा तो ब्रेडिकार्डिया, 100 से ऊपर होगा तो टेकिकार्डिया। और जो हार्ट रेट होता है वो यूजुअली हम हाफ मिनट के लिए सुनते हैं, वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 2 टू गेट द फुल हार्ट रेट। लेकिन इन द केस ऑफ एपिकल हार्ट रेट यू हैव टू टेक इट फॉर द फुल 1 मिनट, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। और ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर इज अ प्रेशर ऑफ द ब्लड एक्सर्टेड ऑन एनी ब्लड वेसल, मतलब हमारा ब्लड कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ऑन एनी ब्लड वेसल, इस चीज को हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अब हमारी बॉडी में कुछ बेरो रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम प्रेशेरो रिसेप्टर्स भी बोलते हैं, जो कि एओर्टा में प्रेजेंट होते हैं, और दे पिक अप द मैसेजेस कि हमारा बीपी कितना जा रहा है। हमारी बॉडी में बीपी डिक्रीज करने के इतने मैकेनिज्म नहीं है जितने कि बीपी इंक्रीज करने के मैकेनिज्म से, राइट? तो अभी आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगी कि आपकी बॉडी में बीपी जो है वो कैसे रेगुलेट होता है। एक तो तुम ये चीज याद रखो कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी एक हार्मोन सिक्रीट करती है विच इज कॉल्ड एज वेसोप्रेसिन। वेसो स्टैंड्स फॉर द वेसल, ब्लड वेसल, और प्रेसिन का मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना, और इसी हार्मोन को हम लोग एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। तो ये हार्मोन दो तरह से काम करता है और ये बीपी इंक्रीज करता है। कैसे? एक तो ये आपकी ब्लड वेसल्स को कंप्रेस करके बीपी हाई करता है, दूसरा ये आपकी बॉडी में वाटर और सोडियम की रिटेंशन करता है, इसीलिए इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि यूरिन पास नहीं होने देता। तो अगर आपकी बॉडी में सोडियम रिटेन हो रहा है, वाटर रिटेन हो रहा है, ऊपर से आपकी ब्लड वेसल्स का डायमीटर भी डिक्रीज हो रहा है, तो ब्लड प्रेशर आपकी बॉडी में इन्हीं दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, योर ब्लड वेसल्स डायमीटर एंड द अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन इट। ओके, तो इन दोनों चीजों को इंक्रीज कर दो तो बीपी इंक्रीज होगा। और दूसरी चीज जो बहुत ही फेमस आपने अपनी बुक्स में भी देखी होगी, दैट इज रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। बहुत सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, और यहाँ बोल लो कि इसको आज सिंपल बना देंगे। सबसे पहले रेनिन जो होता है दैट इज बीइंग सिक्रीटेड फ्रॉम द किडनीज, ठीक है? क्योंकि किडनीज ये सेंस करती हैं, किडनी के नेफ्रॉन्स ये सेंस करते हैं कि ब्लड प्रेशर लो है। सबसे पहले रेनिन हमारी बॉडी में सिक्रीट होता है। अगर हमारी बॉडी में बीपी लो है तो और बॉडी विल प्रोड्यूस रेनिन। अब ये जो रेनिन है ये एंजियोटेंसिन नाम का एक सब्सटेंस होता है जिसको ये कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में, एंड देन फर्दर एंजियोटेंसिन 1 इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2। और मालूम है ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है? लंग्स में। मैंने ऐसा क्यों बताया? कभी आप आगे चल के कार्डियोवास्कुलर मेडिकेशंस पढ़ेंगे ना, तो एक मेडिसिन आप पढ़ेंगे एस इनहिबिटर्स। जो एस इनहिबिटर्स होते हैं उसका फुल फॉर्म क्या है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। यानी कि जो एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर रहा है उसको ये ब्लॉक कर देती है मेडिसिन, और इसका साइड इफेक्ट होता है ड्राई कफ। तो ड्राई कफ क्यों हो रहा है पेशेंट में? क्योंकि आपकी बॉडी में एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो रहा है, दैट प्रोसेस इज हैपनिंग इन द लंग्स। ओके, तो ये लॉजिक लगाना कल को जब एसी इनहिबिटर्स पढ़ोगे। ओके, अब ऐसा है कि ये जो एंजियोटेंसिन 2 होता है ना, ये क्या करता है? हमारी बॉडी में एल्डोस्टेरॉन की रिलीज को स्टिमुलेट करता है। हमारी बॉडी में एल्डोस्टेरॉन प्रोड्यूस होता है। स्टीरॉयड वर्ड कहीं पे भी पढ़ोगे ना, हमेशा ये सोचना कि जो स्टीरॉयड्स होते हैं वो हमारा वेट इंक्रीज करते हैं। कैसे? क्योंकि ये हमारी किडनी पे एक्ट करके ना सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन
में कुछ गड़बड़ करते हैं और हमारी बॉडी वाटर और सोडियम रिटेन करती है। तो एल्डोस्टेरॉन ने क्या किया, वाटर और सोडियम रिटेन किया और बीपी को हाई किया। तो एक बार फ्लो चार्ट बना ले। सबसे पहले आपकी बॉडी में से रेनिन सिक्रीट हुआ। रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया। एंजियोटेंसिन 1 इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2 और एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कौन कन्वर्ट कर रहा है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ओके, एंजियोटेंसिन 2 गया हमारी बॉडी में और एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन स्टिमुलेट कर दिया। एल्डोस्टेरॉन गए किडनी के पास और उनको बोला कि पानी भी रिटेन करो, सोडियम भी रिटेन करो, हेंस बीपी हाई। तो मैंने बोला था ना हमारी बॉडी में हाइपोटेंशन को कंट्रोल करने के मैकेनिज्म ज्यादा है, ठीक है। तो ये सिस्टम ऐसे काम करता है। अब ऐसा है कि हमारी बॉडी में आर्टरीज और वेन्स का भी सिस्टम थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। वेन्स के बारे में तो मैंने बता दिया था, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं टुवर्ड्स द हार्ट। और सबसे पहले हमारे पास वेन्यूल्स होते हैं, दे विल फर्दर मेक द वेन्स व्हिच इज बिगर देन वेन्यूल्स एंड वेन्स विल फर्दर जॉइन टू मेक वेना केवा, जैसे कि इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा। सिमिलरली जो आर्टरीज होती हैं, हम एओर्टा से शुरू कर लेते हैं। एओर्टा बड़ी आर्टरी है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। फर्दर ये ब्रांचेस में डिवाइड होती है जिनको हम लोग आर्टरीज बोलते हैं। एओर्टा डिवाइड होती है आर्टरीज में, आर्टरीज फर्दर डिवाइड होती है आर्टेरियोल्स में और आर्टेरियोल्स फर्दर डिवाइड होती है कैपिलरीज में। और ये जो कैपिलरीज होती हैं, दीज आर द स्मॉलेस्ट आर्टरीज जिनकी परमेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो कई बार हम लोग जब फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट पढ़ रहे होते हैं तो उसमें हम फिल्ट्रेशन का मैकेनिज्म पढ़ते हैं। वो चीज जो होती है वो कैपिलरी एंड पे होती है, यानी कि कैपिलरी एंड में जो फ्लूइड एक्सचेंज होता है वो सबसे ज्यादा होता है, राइट। तो इस तरह से बच्चों हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो काम करता है। आई होप आज की वीडियो को आपने बहुत लाइक किया होगा और बहुत चीजें आपको पसंद भी आई होंगी। अगर आई है तो इस वीडियो को ना शेयर कर दो अपने अपने क्लास के ग्रुप्स में, क्योंकि नॉलेज बांटने से ज्यादा बढ़ता है और किसी की दुआएं भी तो आपको मिलेंगी क्योंकि पेपर में नंबर अच्छे आएंगे। और इसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक भी करना, कमेंट में भी बताना कैसी लगी क्लास, ताकि ऐसी बहुत सारी और क्लासेस के साथ मैं आती रहूं, क्योंकि इंकरेजमेंट तो मुझे भी जरूरी है ना। और इसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि कभी भी कोई अच्छी अच्छी वीडियोस ऐसी आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच और मिलती हूँ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।